आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग एसएचएम का एक नया लेक्चर लेके आए हैं, है ना। तो एसएचएम की बात करते हैं। इससे पहले भी 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, है ना। तो आज आगे बात करते हैं हम लोग। आज एक नया टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। वो नया टॉपिक क्या है, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM। SHM एंड UCM, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि SHM और UCM में क्या रिलेशन है ना। अब ये रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि ये रिलेशन सीखने से कई सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगेंगे आपको, है ना। UCM के कंसेप्ट को अगर आप सीखेंगे तो SHM के सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सवालों को आसान करने के लिए हमें UCM का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, है ना, और इन दोनों में रिलेशन जानना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा, है ना, न्यूमेरिकल्स करवा के। और जैसे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, तो वहाँ भी मैंने आपको बोला था कुछ न्यूमेरिकल्स में कि वो न्यूमेरिकल्स और आसान किए जा सकते हैं जब आपको UCM का कंसेप्ट सिखा देंगे, है ना। तो आज उसी के बारे में बात करनी है, तो हम उसी को सीखते हैं ना। तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, है ना। और आई होप आप इतना इमेजिनेशन तो कर ही सकते हैं। जैसे क्या इमेजिन करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये तो हमें बात समझ में आई। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ही बना देता हूँ। और इस पार्टिकल का जो रेडियस है, वो मान लो पार्टिकल का मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है, हम रेडियस मान लेते हैं, रेडियस है R। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मान लो कि एक पार्टिकल ऐसे चलना चालू होता है और वो चलता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना। ओमेगा क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है ना। ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। अब ये पार्टिकल जब यहाँ से चल रहा है, तो आप ऐसा समझें कि हमने ऊपर एक टॉर्च लगा के रखी है ना। ऊपर हमने एक टॉर्च लगा के रखी है, तो ऊपर से ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे पूरे पैरेलल बीम से लाइट गिर रही है ना। ऊपर एक टॉर्च है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट सेंड कर रही है, तो लाइट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और मान लीजिए हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्क्रीन रख दी है ना बच्चों। क्या रख दी है, स्क्रीन। थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, है ना, बाकी आप समझ जाओ। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, ये पार्टिकल जब यहाँ से चलना चालू हो रहा है, ये वाला पोजीशन है ना, यहाँ से चलना चालू। अब ये पार्टिकल जब यहाँ था तो ऊपर से लाइट आ रही थी, तो ऊपर से ये बॉल जो है लाइट को रोकेगा। बाकी पूरा सर्कल इमेजिनरी है, वो है ही नहीं। बस इस सर्कल में ये बॉल चल रही है, पार्टिकल चल रहा है। इस पार्टिकल लाइट को ब्लॉक करेगा, तो आप जानते हो स्क्रीन में पार्टिकल की क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी, है ना। पार्टिकल ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज चल रहा है ओमेगा से, है ना बच्चों। तो पार्टिकल ऐसे चलेगा, तो इसकी शैडो कहाँ बन जाएगी बेचा, स्क्रीन पे बनेगी ना, नीचे, क्योंकि ये पार्टिकल लाइट के ब्लॉक कर देगा। या फिर हम ये बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल, ये जो शैडो बनी है, इसको हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, है ना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन स्क्रीन। जो ये शैडो बन रही है उसको हम प्रोजेक्शन नाम देते हैं ना। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इस स्क्रीन पे इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन आएगा लाइट की वजह से, है ना। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब देखो पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा। तो आप ध्यान से देखो, पहले शैडो यहाँ थी, अब वो शैडो
इसके नीचे यहाँ नज़र आएगी, मतलब शेडो इस लाइन से, इस पॉइंट से इधर गई राइट की तरफ। फिर आप ध्यान से देखो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, तो आप देख पा रहे होगे कि इसकी शेडो यहाँ बनेगी, है ना। फिर आप ध्यान से देखो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इसकी शेडो फिर से इधर बनेगी। लेकिन अभी क्या होगा कि शेडो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, है ना, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तब शेडो यहाँ से यहाँ आई। उसके बाद जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो शेडो वापस पीछे आई है, मैं उसको नीचे बना रहा हूँ, तो शेडो यहाँ से यहाँ आई, है ना बच्चों। उसके बाद देखो ये पार्टिकल वापस नीचे की तरफ आया लोवेस्ट पॉइंट पर, तो ये शेडो भी इधर चली और ये यहाँ से यहाँ पहुँची। उसके बाद ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल यहाँ आएगा, तो इसके नीचे शेडो बनेगी यहाँ पर, तो ये शेडो फिर इस पॉइंट से पीछे की तरफ आ रही है, पीछे की तरफ। फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, तो ये शेडो और पीछे आया और पीछे आया, है ना। फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो आप ध्यान से देखो इसकी शेडो अब यहाँ बनी। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो ये शेडो ऐसे गई, और फिर जब यहाँ से यहाँ आया तो शेडो वापस इस तरफ आएगी, मतलब ऐसे आई शेडो। उसके बाद फिर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे आया, तो शेडो भी इधर आ गई। तो आप ये ध्यान से देखो, फिर से वो पार्टिकल ऐसे चलेगा तो यही पूरी स्थिति बनती जाएगी, है ना। तो आप ध्यान से देखो कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट उसका प्रोजेक्शन यानी कि शेडो वो इस पॉइंट के अबाउट पहले आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर और पीछे जाती है, और फिर आगे आती है। यानी ध्यान से देखो आप, तो ये जो प्रोजेक्शन है, पार्टिकल का प्रोजेक्शन स्क्रीन पर, ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन इज डूइंग व्हाट, SHM। यानी कि अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हो रहा है पार्टिकल का, अगर उसका हम प्रोजेक्शन ले लें, है ना, एक लाइन पे प्रोजेक्शन ले लें, तो वो जो प्रोजेक्शन होता है वो SHM देता है, SHM करता है। तो ये रिलेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और SHM को। मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, तो आप उसको ऐसा भी सोच सकते हो कि वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और उसका प्रोजेक्शन SHM है। ऐसे सोचने से कई सवाल आसान हो जाएंगे। ये जो हमने ये जो रिलेशन हमने बनाया है SHM और UCM में, ये सिर्फ हमारे को ये फ़ायदा देता है कि इससे सवाल आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे अभी आगे न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा भी कि ये सवालों को कैसे आसान करता है, मैथमेटिक्स कम कर देता है ये, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि SHM और UCM एक जैसी चीज़ है, ये मानना गलत है। SHM इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग एंड UCM इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग, बट दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ये जो प्रोजेक्शन वाला रिलेशन है, कि आपने उसकी हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर एक प्रोजेक्शन ले लिया था और वो प्रोजेक्शन बिल्कुल SHM की तरह कर रहा है, तो इसको ऐसे मानने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे बहुत सारे जो सवाल है वो आसानी से हो जाते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि SHM और UCM में क्या रिलेशन है, कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर हम उसका प्रोजेक्शन एक स्क्रीन में ले लें, हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में, बाद में आपको देखा जाएगा तो वर्टिकल में भी इसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं ना, लेकिन उस पर नहीं जा रहे हैं, वो जब हम 12th क्लास में AC वगैरह पढ़ेंगे तब ऐसा करेंगे, है ना। तो अभी तो हम ऐसा मान लो कि हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे ली है शुरुआत में, बाद में तो आपको ये सर्कल वर्कल ही बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसका जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं स्क्रीन पर, तो वो प्रोजेक्शन, उसकी जो शेडो है वो क्या करती है, SHM करती है ना। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें, अब बेसिकली हमारे पास तो SHM की इक्वेशन थी ना भाई, SHM की हमारे पास जो इक्वेशन थी, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो SHM है, मतलब ये जो पार्टिकल है, अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, मैक्सिमम यहाँ तक शेडो गया था और यहीं से वापस आया, तो ये जो दूरी है ये तो सर्कल का रेडियस है। यानी जो रेडियस होता है वो सर्कल का रेडियस SHM का एम्पलीट्यूड की तरह काम करता है ना। सर्कल का रेडियस किसी तरह काम करता है, एम्पलीट्यूड की तरह काम करता है। तो हम अब देख लेते हैं, वैसे ही हम बनाते हैं ना। अब ध्यान से देखो, तो अगर ये SHM है,
एम्पलीट्यूड है, मान लो आर जो है आपका रेडियस वो ए के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो इस तरीके के एसएचएम को जो पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 पे राइट साइड चलता है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ प्लस ए की तरफ और ये माइनस ए है ना, तो इस एसएचएम की जो इक्वेशन होती थी सबसे इजी वाली जिसका हम एग्जाम्पल बहुत समय से पढ़ते आए हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या थी बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या फंक्शन था, तो x इज इक्वल टू आप लिखते थे a साइन ओमेगा टी, है ना, अगर आपको याद हो। यानी कि अगर हम कोई भी एसएचएम की बात करें तो किसी भी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, a साइन ओमेगा टी। अब यहां देखते हैं कि वो इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराएं और उसको एक रेफरेंस लेवल, ये अपना रेफरेंस लेवल है ना, और यहाँ पे, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है अगर वो एम्पलीट्यूड के बराबर बोलें तो ये प्लस ए है और इस साइड ये माइनस ए है ना। तो आप जानते हो पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू करेगा, ये आपकी रेफरेंस लाइन है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और उसके बाद उसको कैसे घूमना है बच्चों, क्लॉकवाइज घूमना है। कितने से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो फिर वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब मान लो t इक्वल्स टू 0 पे वो ऐसे चलना चालू करता है और किसी t टाइम पर वो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, तो आप बता सकते हो t इक्वल्स टू 0 से t टाइम तक कितना एंगल कवर करेगा। तो थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ पहुँचने में t टाइम लगा ना भाई, यहाँ से यहाँ पहुँचने में t टाइम लगा, तो कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी। मतलब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है आपका ओमेगा टी। और रेडियस किसके बराबर है बच्चों, ये पूरी दूरी जो है रेडियस और एम्पलीट्यूड के बराबर है। अब आप एक बार बताओ, जो प्रोजेक्शन है आपका, मतलब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से यहाँ चला और फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो ये टी टाइम में ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ये एसएचएम कर रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ बच्चों, ये आपका x है। अब ये x की वैल्यू कितनी है, टाइम का साथ, ये हमें निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू x है तो इसका मतलब ये वैल्यू x है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन, ये आपका मीन पोजीशन था ना बच्चों, तो मीन पोजीशन से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है टी टाइम में। तो ये x तो ये भी x, ये दोनों दूरियां बराबर है ना बच्चों। अच्छा, ये एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल भी कितना है बच्चों, ओमेगा टी। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखें, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एंगल है और उसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और उसका हाइपोटेनस क्या है, ए के बराबर, है ना। अब आप साइन थीटा लगाएं उस ट्राइंगल में, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड एक्स अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है बच्चों, ए। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का ए साइन ओमेगा टी, एक्स और टी में वही रिलेशन आया हमने जब यूसीएम से निकाला। जो रिलेशन किसका था, एसएचएम का। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल में जो प्रोजेक्शन लेंगे वही हमारा क्या है, एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये इक्वेशन वो बात प्रूफ कर रही है। तो मेरे ख्याल से आपको एसएचएम और यूसीएम में रिलेशन समझ में आया होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आसान वाला केस है, इससे जनरल इक्वेशन कैसे निकालेंगे यूसीएम से एसएचएम को रिलेट करके, तो उसकी बात भी करते हैं हम, है ना। सबसे पहले तो आप एक काम करो, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो सब स्क्रीन पॉज करके नोट कर ले, है ना। इसके बाद मैं अगली स्लाइड में जा रहा हूँ और वो चीज़ें अपन आगे की चीज़ें उसमें समझते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, अपन नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। अब यहाँ देखते हैं, जैसे हमारी जनरल इक्वेशन थी जो मैंने आपको बोला था कि 99% केस में जो इक्वेशन यूज़ होती है
वो होती है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, अगर आपको याद हो, है ना। तो इसका भी हम यूसीएम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो t इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं था, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये कुछ ऑलरेडी एंगल चल चुका है फाई नॉट, है ना। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वो जो इक्वेशन थी a साइन ओमेगा टी, वो इक्वेशन ऐसी क्यों आई थी? ये आपका मीन पोजीशन है ना बच्चों, मीन पोजीशन, और ये पार्टिकल रेडियस को अपन बोल रहे हैं ए, सर्कल का जो रेडियस है वही एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ये माइनस है। ये पार्टिकल इसके बीच में अपना क्या करेगा बच्चों, एसएचएम करेगा, प्लस मतलब इसका शेडो, है ना। अब ध्यान से देखो, उस समय पे जब हम ए साइन ओमेगा टी लिख रहे थे तो ए साइन ओमेगा टी में टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से चल रहा था, ये अपनी रेफरेंस लाइन थी, है ना। अब टी इक्वल्स टू 0 डालो तो एंगल फाई नॉट है, फाई नॉट है, मतलब ऑलरेडी एंगल फाई नॉट वो चल चुका है, जब वो चलना चालू किया है तो ऑलरेडी इस रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे था, फाई नॉट। यानी यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये t इक्वल्स टू 0 पर जब a साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे ये एंगल फाई नॉट कितना था बेटा, 0, तो पार्टिकल यहाँ से चल रहा था, यहाँ से। लेकिन अब वो t इक्वल्स टू 0 पे ऑलरेडी रेफरेंस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से कितने आ गए, फाई नॉट एंगल पर है, और वो चल रहा है। और वो कितने से घूम रहा है बच्चों, ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता है, हमें पता है, और कितने एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, ओमेगा से, है ना। तो अब बताओ किसी भी टी टाइम पर वो कितना एंगल कवर कर चुका होगा, तो हम बोलेंगे वो ओमेगा टी एंगल कवर कर चुका है ना। भाई ओमेगा से घूम रहा है और टी टाइम के लिए घूमा तो कितना एंगल कवर करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं ओमेगा इंटू टी, और टी इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी कितना एंगल चल चुका था, फाई नॉट। अब आप ध्यान से देखें तो इसका प्रोजेक्शन लें, तो ये पार्टिकल यहाँ पर है, यानी कि वो मीन पोजीशन से नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा टी टाइम में, है ना। लेकिन वो जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो तो मीन पोजीशन से लेते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टी टाइम पर x, है ना, मीन पोजीशन से लेते हैं। यानी अगर ये x है तो ध्यान से देखो, ये जो दूरी है वही दूरी ये है, यानी कि ये भी अपना x है, ये दूरी x है ना। अब ये x है, अब ये को टोटल एंगल कितना है, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एंगल है, ये जितना एंगल है, ये समझे अच्छे से, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है, यानी ये कितना एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसा समझो कि ये वाला पॉइंट ए है, अगर ये बी है और ये सी है, तो मैं इस ट्राइंगल को नीचे बना लेता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये आपका ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, और ये जो एंगल है ये आपने बोल दिया ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ये वो सामने वाली साइड है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के एंगल के सामने वाली साइड, इस साइड को आपने बोल दिया एक्स। और आपका ये जो है रेडियस, ये तो रेडियस है ना बच्चों, ये रेडियस किसके बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के बराबर, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड है ए, तो यहाँ पे आप फिर से साइन थीटा लगा सकते हैं। अब साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है पूरा बेटा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है एक्स, और ये क्या है एक्स अपॉन हाइपोटेनिस ए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो देखो ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बन गई, है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था t इक्वल्स टू 0 पे है, t इक्वल्स टू 0 पे अगर वो मीन पोजीशन से चलता है, मतलब इस रेफरेंस से ही चलता है, तो फिर वो फाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी एंगल ऑलरेडी रोटेटेड नहीं होगा t इक्वल्स टू 0 पे, तो फाई नॉट की वैल्यू 0 होगी,
तो ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा। लेकिन अगर टी इक्वल्स टू 0 पे कहीं पे उसने चलना चालू कर दिया है तो उसका कुछ एंगल होगा, इनिशियल एंगल एट टी इक्वल्स टू 0 पे जो एंगल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑलरेडी उसका एक इनिशियल फेज है ना। याद है मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इनकी टर्मिनोलॉजीज बताई थी। यहाँ पे आप देखें तो क्या हो रहा है कि आपने इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखी x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब मैंने आपको बताया था इसमें सारे टर्म क्या क्या हैं। मैंने आपको बताया था x क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था ए क्या है, मैंने बताया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो भी चीज़ साइन के साथ अंदर है एंगल की जगह पे, जितना भी ये एंगल, टोटल एंगल अंदर है, इसको हम बोलते हैं फेज, है ना बच्चों। फेज को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसको हम बोलते हैं फेज, फेज ऑफ एसएचएम, है ना, फेज ऑफ एसएचएम। जो भी साइन के साथ पूरे ब्रैकेट में अंदर जितना भी एंगल होगा उसको हम बोलेंगे फेज ऑफ एसएचएम, है ना, याद रखेंगे। और ये जो फाई नॉट है मैंने आपको बताया था ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का मतलब क्या है कि जो फेज, जो एंगल t इक्वल्स टू 0 पे हो, आप यहाँ पे t को 0 डालो तो कितना एंगल बचेगा बेटा, फाई नॉट। तो जो एंगल t इक्वल्स टू 0 पे ऑलरेडी है उसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं, और टोटल एंगल किसी भी t टाइम पे जो होगा उसको हम फेज ऑफ एसएचएम बोलते हैं। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा और कर लेते हैं फेज की। तो जो आपका फेज है, जैसे मैंने अभी बताया, फेज ऑफ एसएचएम, उसको फाई से नोट करते हैं। तो फेज क्या है बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जो आपका एंगल है वो आपका फेज होता है ना। ये मैंने अभी आपको समझाया, किसी भी टाइम टी पर जो कितना एंगल चल चुका है उस एंगल को हम बोलते हैं क्या चीज, फेज ऑफ एसएचएम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एसएचएम की ये इक्वेशन लूँ कि x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, सबसे सिंपल वाली, जिसका इनिशियल फेज फाई नॉट क्या था, 0 था, तो पार्टिकल मीन पोजीशन से ही चला था। तो आप ऐसा समझे इसका फेज क्या क्या होगा, तो अलग अलग टाइम पे ये एंगल अलग अलग होगा, तो उसका टाइम के हिसाब से फेज बदलता है। तो आप ऐसे समझें इस बात को कि इसका जो फेज है वो तो ओमेगा टी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहला केस कि t इक्वल्स टू 0 लूँ, तो t इक्वल्स टू 0 क्या इम्प्लाई कर रहा है कि उस पार्टिकल का 0 टाइम पे, अगर t की जगह 0 डालो यहाँ पर, जब आप t की जगह 0 डालोगे तो फेज एंगल कितना बचेगा बेटा, 0। यानी कि अगर हम उसको बनाएं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो मैंने आपको बताया था ये पार्टिकल का क्या है बच्चों, रेफरेंस है, ये सेंटर है, तो ये पार्टिकल का रेफरेंस है। तो पार्टिकल कहाँ पर है अभी, t इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे उसका फेज एंगल जो है, फेज है, एंगल है, एंगल वो कितना है बेटा, 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहीं है, ये हमें पता चलता है उसके फेज से। फिर मैं बोलूं कि सेकंड केस t इज इक्वल्स टू t/4 लो, t/4 ये टाइम पीरियड है ना बच्चों, आपको याद होगा t/4। तो पार्टिकल का फेज क्या होगा, t/4 पर जो पार्टिकल का फेज है, पार्टिकल का फेज का फॉर्मूला ओमेगा टी, और ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई टाइम पीरियड, है ना, याद हो आपको। और टाइम की जगह लिख सकते हो t/4, तो t कैंसिल और यहाँ से 2 कैंसिल, तो कितना आया π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, मतलब रेफरेंस से कितने आगे हो गया, 90। यानी ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका होगा, π/2 आगे। ये कितने समय पे फेज है, t/4, मतलब ये फेज एंगल बता रहा है कि रेफरेंस लाइन से t/4 समय पे वो कितना एंगल रोटेट कर चुका है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फेज ऑफ एंगल। किसी भी टाइम पर रेफरेंस से जितना एंगल वो रोटेट कर चुका होता है उसको हम फेज बोलते हैं एसएचएम का। इसलिए अलग अलग टाइम में इसका फेज अलग अलग आएगा क्योंकि एंगल बदलेगा, है ना। और ये बताता है कि वो पार्टिकल कहाँ है। तो आप ऐसा सोचो जो फेज होता है एसएचएम का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा समझो वो फोटो है एसएचएम की,
पार्टिकल कहाँ पर है, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, मतलब राइट साइड पर, रेडियस के बराबर। तो अपन को समझ में आ गया कि वो SHM पे कहाँ पे रहा होगा, SHM पे रहा है वो +a पर, मतलब पार्टिकल। और t=0 पे कहाँ था, मीन पोजीशन पे था, है ना। ये कौन बता रहा है, उसका फेज बता रहा है। इसलिए आप ऐसा भी समझ सकते हो कि SHM का फोटोग्राफ है फेज। फेज हमें बताता है कि वो उस समय पे कहाँ लाई कर रहा है, उस टाइम पर। जैसे मैं और आपको एग्जांपल दूं, तो आप थर्ड एग्जांपल में देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा टाइम है वो t/2 हो चुका है, टाइम पीरियड का आधा, तो फिर बताइए कि फेज क्या होगा। तो फेज ω/t, ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t, इंटू टाइम को लिख सकते हो t/2 टाइम ले रहे हैं ना। तो यहाँ से t कैंसिल, 2 कैंसिल, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई। पाई का मतलब रेफरेंस लाइन से कितना आगे चल चुका है, t=0। पाई मतलब सेमी सर्कल कर चुका है, यानी कि ये पूरा एंगल, ये आपका पाई। यानी कि यहाँ से चलकर वापस वो कहाँ आ गया बच्चों, ऐसे पूरा चलकर वापस वो अपने मीन पोजीशन पे आ चुका है ना। पाई का फेस कवर कर चुका है, मतलब अब मीन पोजीशन पे आके वो लेफ्ट पे जाएगा, पाई का फेस बता रहा है। तो उस समय पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे और अब लेफ्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो ये हमें इसका फेस बताता है, पाई बताता है ना। तो रेफरेंस लाइन से t/2 में कितना एंगल चल चुका, पाई। तो पाई t/2 समय पे उसका क्या हो गया, फेज हो गया। जैसे मैं और आपको एग्जांपल दें, जैसे फोर्थ, आप बोलें सर कि टाइम आप 3t/4 ले लो, तो 3t/4 पे फेज क्या हो जाएगा, 2π/t इंटू 3t/4, तो t कैंसल और ये 2 कैंसल। तो आप ध्यान से देखो तो 3π/2 आ गया। 3π/2 का मतलब क्या, 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है, यानी ध्यान से देखें तो पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुँच चुका है ना, मतलब -a पर है। तो उस समय उसका फेज क्या है बेटा, 3π/2, है ना। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। तो ये कितना एंगल रोटेट कर चुका है टोटल, अगर अपन देखें तो ये 3π/2। कितने समय पे, ये यहाँ पहुँचा था t/2 पर, यहाँ पहुँच रहा है वो 3t/4 पर, अगर उसका फेज ω/t है। और वापस से अगर आप यहाँ पर क्या रखेंगे, फिफ्थ, t = टोटल टाइम पीरियड, तो आपको पता है कि वो वापस मीन पोजीशन पहुँच जाएगा और फिर से अपने मोशन को रिपीट करेगा, यानी कि राइट साइड जाएगा। तो यहाँ पे फेज एंगल जो है वो आप ध्यान से देखें तो कितना आएगा, 2π टाइम पीरियड इंटू टाइम पीरियड, तो फेज एंगल हो गया 2π। तो 2π फेज एंगल पर वापस ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गया और अब ये राइट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे t = टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। तो जिस समय वो रिपीट करेगा वो समय 2π होगा। यानी कि सोचो एक SHM, ये वाला जब SHM हो रहा है तो वो जब अपना कंप्लीट साइकिल करता है, यानी मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, एक्सट्रीम से नेगेटिव, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन, जब वो एक फुल साइकिल कंप्लीट करता है, एक चक्कर पूरा लगाता है, तब फेज में कितना अंतर आता है, फेज 0 से 2π के बीच में रहता है ना बच्चों। तो आप याद रखेंगे किसी भी SHM का जो फेज है वो 0 से लेकर 2π के बीच में रहता है ना। तो अलग अलग टाइम में फेज अलग अलग होता है और ये फेज हमें बताता है कि पार्टिकल उस समय कहाँ था, है ना। पार्टिकल कहाँ रहा होगा, π/2 फेज में कहाँ रहता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम में। 0 फेज पे कहाँ रहता है भाई, मीन पोजीशन पे, है ना। और फिर 3π पर वो मीन पोजीशन से नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है और 3π/2 पर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे होता है और 2π के फेस पर कहाँ होता है बच्चों, वो वापस से मीन पोजीशन पे आता है और राइट की तरफ जाना चाहता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको फेज ऑफ SHM समझ में आया होगा, है ना। और इनिशियल फेज का मतलब भी समझ में आया होगा कि जो एंगल रोटेट करता है कितने समय पर, 0 टाइम पर, रेफरेंस से जितने आगे रहता है ऑलरेडी t = 0 पर, उसको हम कौन सा फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज। ठीक है, तो फेज की चाहें तो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लें। जो फेज ऑफ SHM है फाई
मैं इसकी यहाँ पे एक बार डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ आपको, है ना। तो इसका लिख सकते हैं, फेज को हम लिख सकते हैं द टोटल एंगल रोटेटेड बाई पार्टिकल at time t is called as phase of SHM। तो उसको हम बोलेंगे फेज ऑफ SHM। जो टोटल एंगल रोटेट करता है किसी भी टाइम पर पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेज ऑफ SHM। और एंगल रोटेटेड एट t इक्वल्स टू 0 पे, उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको एक तो रिलेशन बिटवीन SHM और UCM समझ में आया है, और दूसरी चीज़ आपको फेज और इनिशियल फेज का कंसेप्ट भी समझ में आया है। और फेज जो है वो किसी भी टाइम t पर हमें बताता है, उसका चेहरा देता है पार्टिकल का, पार्टिकल की पोजीशन देता है कि वो कहाँ पे होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया है। तो इसको आप स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे, है ना। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं ना। तो स्क्रीन पॉज करें और नोट कर लें, है ना। मेरे ख्याल से कर लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब देखो, आपने कुछ चीज़ें अभी सीखी जो पिछली स्लाइड में, उसको मैं एक बार यहाँ पे समराइज कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपके पार्टिकल का मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से पार्टिकल जाएगा बेटा प्लस एक ही तरफ, ये आपको पता है, और फिर आएगा एक पर्टिकुलर SHM है तो मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन से जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे -a पर, है ना, ये भी आपको पता है। और उसके बाद फिर वो वापस मीन पोजीशन। तो एक कंप्लीट साइकिल कवर होती है, एक कंप्लीट, है ना, वो कवर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आपका जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन से चलता है, तब वहाँ पे आपका जो फेज़ है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। जब पार्टिकल आपका t/4 समय पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँचता है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँचने पर इसका फेज़ कितना होता है बच्चों, π/2। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन को नोट कर लेनी चाहिए, है ना। फिर जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे वापस पहुँचता है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने की कोशिश करता है, तब टाइम तो हो जाता है t/2, और उस समय जो फेज़ होता है वो होता है 3π/2, सॉरी 3π/2 बोल दिया मैंने, यहाँ पे फेज़ हो जाता है पाई का, है ना। तो आप ये बात याद रखेंगे, पाई वाला फेज़ में वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है। फिर जब आपका पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाता है, तब आपका टाइम होता है 3t/4, और उस समय फेज़ एंगल होता है 3π/2, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर याद रह जाए तो आपको सवाल में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी, बहुत जल्दी सवाल कर पाएँ। फिर जब यहाँ पे आ जाता है तो टाइम पीरियड के बराबर टाइम होता है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है, और आपका जो फेज़ होता है SHM का वो 2π हो जाता है ना। और एक कंप्लीट साइकिल मैंने आपको बताया 0 से 2π के बीच में फेज़ का वेरिएशन होता है। ये भी आपको बात समझ में आई होगी, है ना। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन में इक्वेशन ऐसे लिखी हुई मिलेगी, मान लो ऐसे लिख के मिल गई कि a sin ωt प्लस x इज इक्वल्स टू a sin ωt माइनस π/3। कई बार ऐसे इक्वेशन मिल जाती हैं, हालांकि 95% ऑफ द केस में यहाँ पे आपको प्लस ही मिलेगा। तो जब जैसे कि अगर मान लो कि आपको मैं ये ऐसी इक्वेशन देता, x इज इक्वल्स टू a sin ωt प्लस π/3, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपसे बोला जाता है कि भाई इनिशियल फेज कितना है बच्चों बताओ, तो आप बहुत अच्छे से आसानी से बता देते सर π/3, है ना। लेकिन जब मैं इसमें पूछ रहा हूँ तो कई बच्चे बोल भी सकते हैं कि -π/3, तो -π/3 का मतलब क्या है कि एंगल उल्टा है। लेकिन अगर वो सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते आप, तो आप हमेशा याद रखें कि इसको अगर इस फॉर्मेट में लाना है, प्लस वाले फॉर्मेट में, तो हमेशा
प्लस पाई बाई 3 में यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखें तो हमेशा जो फेज़ में, अगर उसको प्लस के फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो फेज़ में हमेशा 2 पाई का एडिशन कर दें, क्योंकि हमने देखा कि फेज़ जो हम लेते हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है। तो कभी अगर नहीं आ रहा हो, माइनस में दिया हो यहाँ पर, है ना, तो उसमें हमेशा याद रखें कि प्लस 2 पाई कर दिया करें, और अगर 2 पाई से ज़्यादा एंगल दिया है यहाँ पर तो उसमें माइनस 2 पाई कर दिया करें, क्योंकि प्लस 2 पाई करें माइनस 2 पाई करें, एक्स साइन की वैल्यू में अंतर नहीं आता है, वही वैल्यू आती है ना। अगर आपको 0 से 2 पाई के बीच में लाना है एंगल, तो कभी माइनस में दिया हो तो याद रखें प्लस 2 पाई कर दिया करें। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, साइन ओमेगा टी। अच्छा 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, तो प्लस 5 पाई बाई 3, है ना। तो अब आप बता सकते हो इसमें कि फाई नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, 5 पाई बाई 3, है ना, जो कि आंसर होता है। या फिर इसको आप माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 3, है ना। लेकिन जनरली आंसर ये होता है 0 से 2 पाई के बीच में फेज लेना है। तो हमेशा याद रखना जो आपका फेज होगा या इनिशियल फेज होगा वो हमेशा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होना चाहिए, है ना। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कभी नहीं दिखे तो आप प्लस 2 पाई या माइनस 2 पाई कर लिए, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आता है ना। तो ये बातें भी हो गई अपनी, है ना। अब जो हमने अभी तक सीखा कि हम रिलेट कैसे करेंगे, किसी भी एसएचएम को हम यूसीएम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या किसी भी यूसीएम को हम एसएचएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो उसका क्या तरीका है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से उसको समराइज कर देता हूँ और फाइनली लिखता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से फिर से एक बार मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ। रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूसीएम, उनको करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको समझना है। तो ये आपका पार्टिकल यूसीएम कर रहा है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल को रेफरेंस हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट से लेंगे। पार्टिकल कहीं से भी चल रहा हो, पहली बात तो उसको हमेशा ये मान के चलेंगे, और उसका हॉरिजॉन्टल में क्या लेंगे बच्चों, ये आपका मीन पोजीशन, है ना। तो आप हॉरिजॉन्टल में क्या लेके चलोगे, उसका प्रोजेक्शन। और आपको पता है कि एसएचएम यूसीएम का जो रेडियस होता है वो एसएचएम का एम्पलीट्यूड होता है ना। और एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, वो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो ये आप ध्यान से रखें, ये रेफरेंस पॉइंट है आपका टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट से हमेशा यूसीएम में कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो एसएचएम में आप ऐसे राइट और लेफ्ट ऐसे जाएंगे। किसी अगर t इक्वल टू 0 पे किसी और एंगल पे, तो किसी और एंगल से आप t इक्वल टू 0 से चालू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, एसएचएम, तो आप याद रखेंगे हमेशा यूसीएम का क्या लेंगे बच्चों, प्रोजेक्शन ऑन एक स्क्रीन मान लेंगे और उस पर प्रोजेक्शन लेंगे। तो यूसीएम क्या बन जाएगा, एसएचएम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपको यूसीएम को एसएचएम में करना है तो यूसीएम का जो रेडियस होगा, रेडियस वो एसएचएम के किस क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा, एम्पलीट्यूड। मतलब अगर यूसीएम का जो रेडियस है उसको आप एसएचएम का एम्पलीट्यूड मानो, या एसएचएम के एम्पलीट्यूड को यूसीएम का रेडियस मानो। फिर नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि यूसीएम में जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कही जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यूसीएम की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आप एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूसीएम, जो भी आप एंगल कवर करोगे ना ऐसे, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पर फेस कहलाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट किसी भी टाइम पर वो क्या कहलाएगा, एसएचएम का फेज, है ना। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप यूसीएम को और एसएचएम
में कन्वर्ट कर रहे हो या एसएचएम को यूसीएम में कन्वर्ट कर रहे हो। हम ज़्यादातर सवाल जो एसएचएम के होंगे उसको यूसीएम में कन्वर्ट करके आप उसको सॉल्व कर लेना, तो उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। फिर कुछ पॉइंट्स की चर्चा और करते हैं हम लोग, जैसे नेक्स्ट ये सब आप लोग स्क्रीन पॉज करें और इसको नोट कर लें नोट्स में, है ना। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, देखें आगे अपन बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि एसएचएम और यूसीएम में कैसा रिलेशन है और कैसे आपको कन्वर्जन करना है। तो उन बातों का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। उसके बाद कुछ और बात अपन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। आप लोगों ने बोला सर, ठीक। उसके बाद फिर मैं आपसे बोलूं कि भाई वेलोसिटी कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट कर दो। तो आपने बताया था डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ गया, है ना। फिर मैं आपसे बोलूँ कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ जाता है ना। और फिर आपको याद है ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है, पूरा एक्स है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। क्योंकि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है, एक्स की वैल्यू है ना, इसलिए आप उसको इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हो। तो ये ए और एक्स के बीच का रिलेशन है, आपको याद होगा, है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, तो ये जितनी भी अपन ने वैल्यूज निकाली ये एक्चुअली में यहाँ से नहीं, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी निकाल सकते थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। है ना, यूसीएम से कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इसकी जगह हमारी सिंपल वाली इक्वेशन ले लें। सिंपल वाली इक्वेशन से थोड़ा सा आसान होता है देखना, बाकी कर तो आप इससे भी सकते हो कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी, है ना। तो v की वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं। मैं ये सिंपल वाला केस से हम जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे बता देता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा बताना आसान होता है और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप जानते हो कि ये हमारा एक रेफरेंस रहता है ना। ये आपका रेफरेंस लाइन है और आपको क्लॉकवाइज घूमना रहता है ओमेगा से, है ना, ये भी आपको पता है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो रेडियस है, वो रेडियस किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर, ये भी मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो ये इस वाले चीज़ के लिए जो हम ये प्रूफ कर रहे हैं, है ना, तो t इक्वल्स टू 0 पर जब ये इक्वेशन ले रहे हैं तो वो रेफरेंस से ही चल रहा है, इनिशियल फेज 0 है। तो किसी भी t टाइम पर ये जो पार्टिकल है ये कितना एंगल कवर कर चुका होगा, तो इसका फेज ओमेगा टी है, तो ये कितना एंगल कवर कर चुका है, ओमेगा टी, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा होगा, वो फेज के बराबर होता है, ये भी आपको पता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस पार्टिकल का अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लेते हो, अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल नीचे नहीं बना रहा हूँ, मैं इस डायमीटर पे ही ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा वो बनाना आसान हो जाता है डायग्राम, है ना। नहीं तो फिर नीचे ही बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे आप बनाओगे यहाँ पर, तो आपको जैसा अच्छा लगे, आप चाहें तो अलग से नीचे बनाएं और चाहें तो जैसे मैं बना रहा हूँ ये आप ऐसे डायमीटर पे बना लें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये डायमीटर पे ही मैंने बना लिया। तो ये आप ध्यान से देखो, ये आपका एम्पलीट्यूड है, रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है ना। तो अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्शन ले लेते हो तो मैंने आपको बताया ये डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे ये एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल भी क्या है बच्चों, ओमेगा टी, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अगर आप जो रेडियस है उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ले लेते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ए साइन ओमेगा टी। ये मैं पहले
प्रूव भी करा चुका हूँ, है ना। और उसके बाद ध्यान से देखो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड कहाँ होगी बेटा, स्पीड तो आपको पता है कि इसकी स्पीड रेडियल होती है, सॉरी टेंजेंशियल होती है, पार्टिकल की स्पीड टेंजेंशियल होती है ना। और अगर आपको याद है तो स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो ओमेगा इंटू आर, लेकिन यहाँ पे ओमेगा इंटू आर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, मतलब रेडियस की वैल्यू क्या है, अरे आपको यू से ही याद होगा बेटा, ओमेगा आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड ए, तो ओमेगा इंटू ए। अब ध्यान से देखो इस वेलोसिटी का आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो जरा, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब ध्यान से देखो तो ये आपका ओमेगा है, तो ये भाई ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट में आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, ये आपको पता होगा। तो ध्यान से देखो ये एंगल ओमेगा टी है, तो ये एंगल जो है ये 90 माइनस ओमेगा टी। तो अगर ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये वापस से कितना एंगल हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी। तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो जरा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेगा। अब आपको पता है जिस एंगल के साथ वेक्टर जुड़ा होता है उसमें कॉस का टर्म आता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो इसका ये वाला कंपोनेंट वेक्टर आता है आपको, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो ये वेलोसिटी आ गई है एसएचएम की, यानी आप देखो एम्पलीट्यूड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी का आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो तो आपको वेलोसिटी ऑफ एसएचएम मिल जाएगी। अब एक्सेलरेशन भी ऐसी आएगा बच्चों, ध्यान सुनो। अब एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये आपका एंगल ओमेगा टी, ये आपका टी इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ से चला था, ये पार्टिकल अभी टी टाइम पर यहाँ पर है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यूसीएम में याद है आपको टूवर्ड सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो ए रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे, तो उसकी होती थी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लेकिन जहाँ पे रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो ए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, ए। अब आप ध्यान से देखें तो इस एक्सेलरेशन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें जरा। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ध्यान से देखो ये एंगल ओमेगा टी है, तो ये एंगल भी ओमेगा टी है, तो ये वाला एक्सेलरेशन है ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये एंगल है। अब इसके साथ एंगल नहीं है तो इसके साथ साइन का कंपोनेंट आता है। आपको वेक्टर पता होगा कि जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस का कंपोनेंट है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो साइन का है। तो ये एंगल ओमेगा टी है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ कोई एंगल नहीं है वो साइन का होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। और क्योंकि आप ध्यान से देखो ये लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन में क्या लगेगा, माइनस। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो ये एसएचएम का एक्सेलरेशन है, यानी कि आप अगर एसएचएम को यूसीएम में कन्वर्ट करते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केवल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं देता है, वो हर चीज का फॉर्मूला दे देगा आपको। अगर आप यूसीएम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन ले लें तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाती है। आप यूसीएम में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें तो आपको ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेलोसिटी मिल जाती है। अगर आप एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें, यूसीएम के एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एसएचएम का आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। यानी कि जितनी भी चीजें एसएचएम की हैं आप वो बोल सकते हो, वो कैसे निकाल सकते हो, दीज ऑल आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यूसीएम। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन यूसीएम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यूसीएम में, वही आपका एसएचएम का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है, या उसी का डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल में लेते हैं। यानी हर चीज का आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यूसीएम से हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं एक्सेलरेशन की।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूसीएम और एक्सेलरेशन इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। उनको एक जैसा चीज़ नहीं मानना है आपको। हाँ, लेकिन हम यूसीएम को रिलेट कर सकते हैं एसएचएम से। वो कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है ना। और उसका फ़ायदा कैसे होगा, ये आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ में आएगा। तो अच्छे से आप इस लेक्चर को देखें और इसको नोट्स बनाएं और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें। अगर इसको अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। आपके 12th के बहुत सारे चैप्टर बिगड़ जाएंगे अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, है ना। और दूसरी चीज़, आपका एसएचएम का ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे अगर इस कंसेप्ट को आपको आएगा, है ना। इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लें, समझ लें और लिख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम न्यूमेरिकल के साथ इसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके।